जय श्री राम बच्चों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो हमने स्टार्ट किया है 10वीं क्लास की जो विज्ञान हमने स्टार्ट की है उसका चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे की जो क्लास है वो आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ आपके सामने। अगर आपने वो क्लास यानी कि कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आई बटन पर, ये देखिए ऊपर, इस आई बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके आप पहले पिछली वाली क्लास देख लें ताकि आपको जो नई ये क्लास है इसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, समझने में आसानी रहे। इसके अलावा अगर आप अभी भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम जो कल पढ़ रहे थे, एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूं कि हम जो कल पढ़ रहे थे वो था मानव के तंत्र, और उसमें भी सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र स्टार्ट किया है? पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र में हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से अंग होते हैं। फिर हमने इसके बाद में आहार नाल के बारे में जाना। आहार नाल को हमने 2 भागों में बांटा था उस वाले में, जिसके अंदर एक होते हैं उसके आवश्यक अंग और एक होती है सहायक ग्रंथियां। जो आवश्यक अंग है जिसके अंदर हमने जो आहार नाल है उसको, यानी कि ये देखिए आपके सामने जो डायग्राम आ चुका है, इसमें देखिए सबसे पहले हमने देखा मुख या मुख गुहा, फिर उसके बाद में हमने देखा इसकी ग्रसनी, जो ग्रसनी है उस ग्रसनी को, ग्रसनी के बाद में नीचे वाला पार्ट जिसे ग्रासनाल या ग्रसिका कहते हैं, ग्रासनाल या ग्रसिका, और उसके बाद में आता है आमाशय। यानी कि हमने कल ग्रासनाल तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने ये बताया था आपको कि मुख या मुख गुहा है। फिर उस मुख गुहा के अंदर हमने सबसे पहले जीभ के बारे में पढ़ा, उसके स्वाद के ज्ञान को समझा, इसके अलावा दांत, उसकी संरचना तथा उनके दंत सूत्र को समझा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा है, उसके बाद में हम गए हैं ग्रासनाल की तरफ, यानी ग्रसनी से जुड़ता हुआ, ग्रसनी से, इधर देखिए अब आप एक बार कि इस तरीके से ग्रसनी से जुड़ता हुआ जो एक ग्रासनाल है वो सीधी लंबी एक नलिका होती है। ठीक है, जिससे होता हुआ जो भोजन है यहां से होते हुए सीधा नीचे की तरफ आता है। ये जो ग्रासनाल है ये यहां पर एक चौड़े भाग में परिवर्तित हो जाती है इस तरीके से कि एक चौड़ा भाग बनता है, यानी कि इस वाली नलिका की अपेक्षा ये काफी चौड़ा होता है। और इसी भाग को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं आमाशय। आज हम बात करेंगे यहीं से, इसके आगे के जो हैं आमाशय या स्टमक, क्या कहते हैं इसे? स्टमक या आमाशय कहते हैं। यानी कि देखिए कि जो आहार नाल है वो सीधी चल रही है, उसका इस ग्रास नली के, इसको ग्रासनाल कहा था ना हमने, इस ग्रासनाल के नीचे वाला जो भाग है जो कि थोड़ा सा चौड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आमाशय कहते हैं या स्टमक कहते हैं। यहां तक समझ में आई? अगर इसकी स्थिति की बात करता हूं तो देखिए इसकी स्थिति कहां है कि इसकी स्थिति यानी जो ग्रासनाल है इस ग्रासनाल के नीचे स्थित है या नहीं? बिल्कुल स्थित है। अब आपने, जब हम पढ़ेंगे आगे श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब आपको एक शब्द आएगा डायफ्राम। क्या आएगा? डायफ्राम। तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो कुछ लगभग इस तरीके से यहां पर होता है, इसको चीरते हुए, इसके मध्य से होते हुए जो हमारी ग्रास नलिका है वो नीचे तक आती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस डायफ्राम से, क्या कहते हैं इसे? डायफ्राम। डायफ्राम के तो कहां है ये स्थित? नीचे है। ठीक है, नीचे स्थित है तथा शरीर के कुछ बाएं तरफ एक बहुत अच्छा जो बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के रहता है कि देखिए अगर इसे हम देखते हैं तो ये वाला भाग, जैसे मैं यूं खड़ा हूं तो मेरा ये राइट हैंड है, तो होना तो ये क्या चाहिए? दायां भाग राइट हैंड होना चाहिए। लेकिन बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं इसे कि जो ये वाला जो हमारा दायां है वो तो क्या कहलाता है बच्चों? बायां कहलाता है, उल्टा। ठीक है ना, और जो इधर का है बायां भाग है वो क्या कहलाता है बच्चों? दायां कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे? राइट, और इसे क्या कहेंगे हम? लेफ्ट। आपका जो राइट है वो चित्र में
लेफ्ट होगा, जो आपका लेफ्ट है वो चित्र में क्या होगा, आपका राइट होगा। क्लियर रहेगा, कभी भी ये गलती नहीं करनी है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि आमाशय की अगर स्थिति की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसकी स्थिति कहां है कि आप ये कह सकते हो कि वक्ष गुहा से नीचे या डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के तो कहां है बच्चों, ये नीचे स्थित है, ठीक है। और कुछ बाएं ओर, बाईं तरफ है या नहीं आपके सामने, बाईं तरफ स्थित होता है। इसके अलावा यह जो अग्रभाग से, देखिए जो इसके आगे वाला भाग है, ये वाला भाग है, इस भाग से तो किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, ये ग्रास नलिका से जुड़ा हुआ है। तथा इसके आगे का ये जो भाग है, यानी इसके आगे का दूसरा वाला भाग है, इसे हम कहते हैं यहां पे ग्रहणी। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम ग्रहणी, जो कि छोटी आंत का भाग है, इसे भी हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद में। तो आप क्या कह सकते हो कि अग्रभाग से तो ये किससे जुड़ा होता है, ग्रासनाल से जुड़ा होता है, तथा पश्च भाग से किससे जुड़ा होता है, ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि ये लिख सकते हैं हम कि अग्रभाग में तो किससे जुड़ा होता है, ये ग्रासनाल से, तथा पश्च भाग में किससे जुड़ा होता है, ये ग्रहणी से जुड़ा हुआ रहता है। देखो सारी चीजें आपके सामने होती हैं, अगर आपको एक बार डायग्राम इसका समझ में आता है ना, तो आप उसके बारे में कोई भी डिटेल दे सकते हैं आसानी से। तो क्या कह रहा हूं मैं कि अग्रभाग से किससे जुड़ा हुआ है, अग्रभाग से ग्रासनाल से जुड़ा हुआ है, तथा पश्च भाग से किससे जुड़ा हुआ है, ग्रहणी से जुड़ा हुआ है। अब अगर इसकी संरचना की बात करते हैं, अगर इसकी शेप की बात करते हैं, इसकी आकृति, तो कैसा दिख रहा है, ये देखिए कि इसकी जो आकृति है ये इस तरीके से यूं जा रहा है ना, देखिए घूम रहा है ना इस तरीके से। यानी आप क्या लिख सकते हैं कि जे के समान, यानी अंग्रेजी का जो अक्षर है जे, उस जे के समान इसकी आकृति होती है, जे आकार का ये होता है। तो अब आपके सामने बहुत सारी बातें आ गई हैं कि डायफ्राम के नीचे है, आहार नाल का एक चौड़ा भाग है, इसके अलावा बाईं तरफ स्थित है, ग्रासनाल जो आगे की तरफ ग्रासनाल से तथा पीछे की तरफ ग्रहणी से जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा जो आकृति है वो कैसी होती है, इसकी जे आकार की होती है। तो यहां तक तो थी इसकी एकदम जनरल बातें कि भाई आमाशय कहां स्थित होता है और कैसा होता है। तो समझ में आ रही है आपको ये बात, नोट डाउन आप कर ही रहे हो, बिल्कुल समझदार हो आप सभी, अच्छे से इसे नोट करते जाना। अब देखते हैं इसकी संरचना कि जो डायफ्राम है उसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए बच्चों, इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो संरचना के लिए यह जो है आमाशय, यह कुछ भागों में विभाजित रहता है। आप देखते हैं इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करता हूं, ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है, आपकी बुक में यह कह रखा है कि आमाशय के जो भाग हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं उसे यहां लिखते हैं। सबसे पहला जो भाग है उसे कहते हैं जठर रागम भाग, इंग्लिश की बात करते हैं तो इसे कहते हैं हम कार्डियक कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं फंडस या फंडिस, फंडिक या फंडस, एक ही बात है, क्लियर है। और जो तीसरा भाग है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक या जठर निर्गमी भाग, पाइलोरिक। देखिए आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है बच्चों, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर मैं इसकी संरचना बनाता हूं, ध्यान से समझना इसकी संरचना को, इसकी अगर मैं इस तरीके से संरचना बनाता हूं, अभी हमने देखा था छोटा भाग, अब इसे देखिए ध्यान से कि जो इसका सबसे आगे वाला भाग है ये भाग है, छोटा सा भाग, इस भाग को तो क्या कहते हैं, कार्डियक
क्या कहते हैं बच्चों, कार्डियक या जठर आगम। जठर जो रस है उसका आगम, जठर आगम, समझ रहे हो, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग, और निर्गम का मतलब होता है बाहर निकलना, समझ में आ रहा है। इसके बाद का जो भाग है उस भाग को वो क्या कह रहा है यहां पर, इसे वो कह रहा है फंडस। क्या कह रहा है बच्चों, फंडस कह रहा है। तथा इसके पीछे वाला जो भाग है इसे वो क्या कह रहा है, पाइलोरिक कह रहा है। 3 भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन से भाग हो गए, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। लेकिन देखिए आप 10th में हैं, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो वो ये बताता है, लेकिन अगर हम इसे और थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, थोड़ा सा और सही करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं इसके बारे में, तो आपको ये तो सही है, मैं मना नहीं करता हूं इसके लिए कि ये सही नहीं है, लेकिन अगर इसे और थोड़ा सा क्लेरिफाई किया जाए, थोड़ा और क्लियर किया जाए, तो इसे कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों, 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। और जो चौथा भाग होता है वो इस फंडस तथा पाइलोरिक, फंडिक तथा पाइलोरिक दोनों के बीच में एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं बॉडी, या इसका आधार एक तरीके से, जो इसका काय वाला भाग है वो इसे कहते हैं। यानी अगर मैं इसे अलग करता हूं तो कुछ इस तरीके से, जो ये वाला भाग है ये क्या कहलाता है, इसका बॉडी वाला भाग कहलाता है, तथा ये वाला भाग क्या हो गया, अब इसका पाइलोरिक हो गया, ठीक है। तो आप अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आमाशय का, तो आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिख के आना ये 3। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगता है एक्स्ट्रा नॉलेज, तो आप नीचे ये लिखने के बाद में आप नीचे की स्टार बनाकर लिख सकते हैं इसे, कि इसे 4 भागों में भी बांटा जा सकता है, जिसका तीसरा जो भाग, मतलब चौथा जो भाग है वो क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। सबसे बड़ा भाग यही होता है, इसका मध्य होता है, फंडिस और पाइलोरिक के मध्य होता है। अब यहां तक संरचना आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। एक बार इसको अच्छे से समझने के लिए आपके सामने डायग्राम आ गया है, देखिए इस डायग्राम को देखिए। जो इसका सबसे ऊपर वाला भाग है कार्डियक है, फिर उसके बाद में इसका फंडिस भाग है, फिर उसके बाद में इसका बॉडी वाला भाग है जो सबसे बड़ा भाग है, तथा उसके बाद में जो आ रहा है वो क्या है, पाइलोरिक भाग है। जैसा कि हमने ये डायग्राम में बना दिया था वैसा ही दिख रहा है ना आपको। वापस से आते हैं अपने बोर्ड पर, कि जो ये भाग है, अब देखिए यहां पर होता क्या है, इसकी संरचना में एक इस जगह पर समझना ध्यान से, और एक इस जगह पर, इस तरह से 2 वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, 2 वाल्व पाए जाते हैं, जिनको एक नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं अवरोधनी। क्या कहते हैं बच्चों, अवरोधनी या स्फिंक्टर्स। क्या कहते हैं इसे, अवरोधनी या स्फिंक्टर्स कहते हैं, जो कि भोजन को अवरोधन करने का कार्य करते हैं। अब किस तरीके से कार्य करते हैं वो देखते हैं, कि भोजन ये ग्रासनाल से होता हुआ नीचे की तरफ आता है। समझना ध्यान से, जब ये भोजन नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वाल्व देखिए किस तरीके से है, यूं है ना, इस तरह से। तो जब आपका भोजन इस पर दबाव डालेगा तो ये वाल्व खुलेगा या नहीं, खुलेगा। बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि ये वाल्व खुलेगा और भोजन कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। अब ये भोजन कहां आ गया है, आपके इस वाले भाग में यहां आ गया है, यानी आमाशय के अंदर वो भोजन पहुंच गया है। पहुंचने के बाद में जब ये भोजन यहां पहुंच जाता है तो ये वाल्व वापस से बंद हो जाता है। अब एक बात बताइए, अगर ये वाल्व यहां बंद हो जाता है तो क्या ये भोजन वापस जा पाएगा, क्या ये भोजन वापस जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। इस वाल्व का काम ही यही है कि जो भोजन या जो भी पेय पदार्थ है या जो खाद्य पदार्थ है हमारे आमाशय में एक बार आ जाता है, उसे वापस जाने से रोकता है। इसी वजह से जब आप उल्टे भी हो जाते हैं, सर के बल भी आप हो जाते हैं, क्या आपका भोजन बाहर आ जाता है, क्या नहीं आता है ना। तो इसी वजह से नहीं आता है क्योंकि यहां पर एक अवरोधनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, एक अवरोधनी पाई जाती है। अब इसका भी एक नाम होगा, तो क्योंकि विज्ञान में हर एक छोटे छोटे भाग का भी नाम होता है, और जो नाम होता है ना वो उसके काम के अकॉर्डिंग होता है। देखिए कैसे, ये कहां पर पाया जा रहा है, ये है कौन सा भाग है, ये कार्डियक वाला भाग है। तो इसीलिए अगर मैं इसका नाम देता हूं तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर, या
आप इसे ये कह सकते हो ग्रास नलिका अवरोधनी। क्या कहेंगे बच्चों इसे हम? ग्रास नलिका अवरोधनी या कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि कार्डियक भाग में है तो कार्डियक स्फिंक्टर, या ग्रास नाल से जुड़ा हुआ है तो ग्रास नलिका अवरोधनी, जो कि क्या करती है कि भोजन को आमाशय से वापस ऊपर जाने से रोकती है। समझ में आ रहा है यहां तक? अब बात करते हैं इसकी, इस अगले वाले भाग की। तो अगले वाले भाग में भी यहां पर क्या है? एक अवरोधनी है। जब भोजन यहां पर काफी देर तक रुकता है, देखिए अपना जो आमाशय, अरे अगर मैं इसकी क्षमता की बात करता हूं, भोजन धारण करने की क्षमता, तो वो लगभग 1 से 3 लीटर के आसपास होती है, कि लगभग 1 से 3 लीटर भोजन यहां पर आराम से रह सकता है। और भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक, कितनी देर तक? लगभग 3 से 4 घंटे तक यहां भोजन अंदर रहता है, जिसमें बहुत सारे रसायन, जो जठर रस है, ये जब हम इसका पाचन की क्रिया विधि पढ़ेंगे तब उसके अंदर आपको एक एक जो एंजाइम है वो सारे बताऊंगा, कौन कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होते हैं, ये सब मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो भोजन है वो यहाँ आ जाता है, 3 से 4 घंटे तक रुकता है तथा यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। अब भोजन का क्या हो चुका है? पाचन हो चुका है, तो भोजन को आगे भी तो भेजना पड़ेगा, जाएगा ना। तो जब भोजन आगे चला जाता है यहां से, और यहां से जो भाग है वो स्टार्ट हो रहा है कौन सा? आपका ग्रहणी वाला भाग। समझना इसे ध्यान से, यह आपके ग्रहणी वाला भाग है या नहीं है? यहां पर ग्रहणी स्टार्ट हो जाती है, तो यहां पर एक अवरोधनी पाई जाती है, एक अवरोधनी पाई जाती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों? इस अवरोधनी के द्वारा यहां से भोजन आगे की तरफ चला जाता है और ये वापस से बंद हो जाता है वाल्व। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं इसे? पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, या हिंदी की मैं बात करता हूं तो इसे हम कह सकते हैं जठर निर्गमी, जठर निर्गमीय अवरोधनी। जैसे इसे भी हम क्या कह सकते हैं? जठरागम, जठरागम अवरोधनी। बात वही है, क्योंकि शुरू वाला भाग इसका नाम क्या है? कार्डियक का, जठरागम है, तो जठरागम अवरोधनी या ग्रास नलिका अवरोधनी या कार्डियक स्फिंक्टर एक ही बात है। या यहां की बात करते हैं तो इसे भी हम क्या कह रहे हैं? पायलोरिक स्फिंक्टर या फिर जठर निर्गमीय अवरोधनी। तो इस तरीके से जो आपका आमाशय है, इस आमाशय में कुछ इस तरीके की ये संरचनाएं पाई जाती है। अब आपको ये तो पता होगा कि जो आमाशय है इसके अंदर HCl अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से तो यहाँ का जो pH है वो बहुत कम होता है, अति अम्लीय होता है। यह जो माध्यम है इसका कैसा होता है बच्चों? अति अम्लीय होता है। अब जो एक बार ये जो लिखा हुआ है आप एक स्क्रीनशॉट लें पहले तो, या इसे एक बार नोट करें ताकि उसके आगे का देखते हैं फिर। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं इससे आगे। देखिए कि जब भोजन यहां पर था, ठीक है, काफी समय तक 3 से 4 घंटे तक यहां रुका, और रुकने के बाद में पाचन हुआ, पाचन होने के बाद में वो भोजन है वो आगे की तरफ धकेल दिया गया। तो अब जो भोजन है वो कहां पहुंच जाएगा? आपकी आंत्र वाले भाग में पहुंच जाएगा। तो अब बात करते हैं हम जो आंत्र वाला भाग है आपका, इंटेस्टाइन वाला जो भाग है उसकी। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि जो आपकी आंत्र है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तथा लार्ज इंटेस्टाइन, 2 भागों में बांटा गया है ना उसे। तो बात करते हैं एक एक की कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है और फिर बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो अगला जो भाग आता है वो आता है आपका क्या? आंत्र वाला भाग, या जिसे हम कह सकते हैं इंटेस्टाइन। क्या कह सकते हैं बच्चों? इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है आपकी छोटी आंत, क्या होती है बच्चों? छोटी आंत्र। और एक होती है आपकी बड़ी आंत्र। ध्यान से समझना इसे। ये तो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन।
दोनों को, ठीक है, कि जो आपका आंत्र वाला भाग है उसे भी दो भागों में बांटा गया है, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस किस तरीके से इन्हें आगे समझा जा सकता है। देखिए एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने कि इस तरीके से हमने अभी देखा कि जो हमारे आमाशय था, यहाँ पर इसको हमने कहा स्टमक था ये हमारा, इस स्टमक से आमाशय से जो भोजन है वो आगे की तरफ चला गया और इसके आगे का जो ये भाग है वो आंत्र वाला भाग है, ठीक है। अब जो आगे जाकर ये क्या होती है बच्चों, ये इस तरीके से कुंडलित हो जाती है, यहाँ पर इस तरीके से ये क्या होती है, कुंडलित हो जाती है, ठीक है ना। तो इसे हम सबसे पहले आमाशय के जस्ट बाद में जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। अब आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी कि देखिए जो छोटी आंत होती है, समझना इसे ध्यान से, कि जो छोटी आंत होती है इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6 से 7 मीटर के आसपास होती है, और जो बड़ी आंत होती है इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। ये लगभग होता है, ठीक है ना, किसी में ज़्यादा किसी में कम, एक लगभग बात करते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर। लेकिन फिर भी इसकी लंबाई ज़्यादा है, फिर भी हम इसे क्या कह रहे हैं, छोटी आंत कह रहे हैं। इसकी लंबाई कम है, फिर भी हम इसे क्या कह रहे हैं बच्चों, बड़ी आंत कह रहे हैं। ऐसा क्यों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जबकि उसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है, फिर भी उसे हम क्या कह रहे हैं, छोटी आंत कह रहे हैं। इसकी लंबाई क्या है, कम है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कह रहे हैं, बड़ी आंत कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कि जो छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत होती है उसका जो व्यास होता है, क्या होता है उसका व्यास, तो जो व्यास होता है वो इस छोटी आंत का क्या होता है बच्चों, कम होता है। जो छोटी आंत है उसका व्यास कैसा होता है, कम होता है, जबकि बड़ी आंत का जो व्यास है वो अधिक होता है। अब व्यास क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अपने मैथ की क्लास आप ले रहे हो रेगुलर, ठीक है ना, तो आपको मैथ वाले सर ने समझाया होगा कि व्यास क्या होता है। समझ गए होंगे कि जो ये वाला भाग है, कि एक गोलाकार जो कुछ है, कोई भी आकृति है, जैसे कि एक पाइप, ये पाइप है, एक तरीके से पाइप नुमा है, उस पाइप का एक तरीके से पूरी चौड़ाई को हम क्या कहेंगे, उसका व्यास कहेंगे। तो व्यास बड़ी आंत का ज्यादा होता है, छोटी आंत का व्यास कम होता है। तो व्यास कम की वजह से उसे छोटी आंत, और इसका व्यास अधिक होता है, इसीलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं एक एक की, कि सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, छोटी आंत की। तो देखिए यहां मैं लिखता हूं कि सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत है, इसे भी कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से भाग हैं, सबसे पहला भाग आता है इसका ग्रहणी, जिसे हम कहते हैं ड्यूडीनम, क्या कहते हैं, ड्यूडीनम कहते हैं। फिर अगला भाग आता है, उसे कहते हैं हम अग्र क्षुद्रांत्र, इसे हम कहते हैं जेजुनम, जेजुनम। और एक आता है जो लास्ट भाग आता है, उसे हम कहते हैं क्षुदांत्र, जिसे हम कहते हैं इलियम। देखिए 3 जो है, 3 भाग हैं इसके, कौन कौन से हो गए, पहला भाग जिसे हमने क्या कहा है, ड्यूडीनम कहा है या ग्रहणी कहा है। दूसरा भाग जिसे हम क्या कहते हैं, अग्र क्षुद्रांत्र कहते हैं या जेजुनम कहते हैं। और लास्ट वाला भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं या क्षुदांत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, देखिए कि जैसे ही यहां से आमाशय से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इसका ये वाला भाग, पहला जो भाग आता है, ये ही क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। कि ग्रहणी कौन सा भाग है, छोटी आंत का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहला भाग होता है, और यह इस तरीके से कुंडलित भाग होता है। ये देखिए घुमा हुआ सी आकार का भाग होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, इस वाले भाग से आगे की तरफ से कहां जुड़ा होता है, ये आमाशय से जुड़ा होता है, तथा पीछे की तरफ से ये किससे जुड़ा होता है, क्षुदांत्र से जुड़ा होता है। अब अगर मैं आंत्र की बात करता हूं, छोटी आंत की बात करते हैं, तो यहां पर सर्वाधिक पाचन क्या होता है बच्चों, सर्वाधिक पाचन
कहाँ होता है वह अवशोषण? आंत्र में होता है, छोटी आंत में होता है सर्वाधिक पाचन व अवशोषण। कहाँ होता है बच्चों? आंत्र में होता है। अब जो ड्यूडिनम की मैं बात करता हूं, देखिए ध्यान से समझना इसको, कि इस जगह पर आपने संरचना देखी होगी पाचन तंत्र की, बहुत बार नहीं देखी है तो मैं आपको जब चैप्टर खत्म होगा तब दिखाता हूं। यहां पर इस जगह पर एक संरचना पाई जाती है इस तरीके से, जो कि इससे जुड़ी हुई होती है, एक संरचना। और एक संरचना यहां इस जगह पर ऐसे पाई जाती है। दो संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो इस वाली संरचना को तो हम क्या कहते हैं बच्चों? यकृत कहते हैं। क्या कहलाती है? ये तो यकृत कहलाती है। और ये क्या कहलाता है? इसका अग्नाशय कहलाता है, पैनक्रियाज या अग्नाशय। और ये दोनों जो भाग हैं वो ग्रहणी से आगे पीछे यूं जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो भी कुछ स्रावित किया जाता है, इनके द्वारा जो भी पाचक रस हैं वो स्रावित किए जाते हैं, वो कहाँ आके मिलते हैं? इस ग्रहणी वाले भाग में ही आकर मिलते हैं। इसीलिए जो ग्रहणी वाला भाग है वो पाचन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से एंजाइम आकर मिलते हैं। अब इसके बाद में होता क्या है कि जो ग्रहणी वाला भाग है, इस ग्रहणी वाले भाग से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो भाग आता है अग्र क्षुद्रांत या जेजूनम। कौन सा भाग आता है? अग्र क्षुद्रांत या जेजूनम। अगर हम एक साथ भी पढ़ें इन दोनों को हम एक साथ भी देख सकते हैं, अग्र क्षुद्रांत और इलियम, यानी कि जेजूनम और इलियम, अगर दोनों की एक साथ बात करते हैं तो ये जो भाग हैं, ये दोनों भाग ये कैसे होते हैं बच्चों? कुंडलित होते हैं। पहली बात तो कैसे होते हैं? ये कुंडलित होते हैं। अब कुंडलित होते हैं, इसके अलावा इनके अंदर जो अवशोषण की क्रियाविधि है, कौन सी क्रियाविधि? अवशोषण की क्रियाविधि। अवशोषण की क्रियाविधि होती है, यानी जो भोजन पचित हो चुका है, जिस भोजन का पाचन हो चुका है, वो पाचित हुआ वो जो भोजन है उसका क्या किया जाता है? यहाँ पर अवशोषण किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? इस जेजूनम और इलियम वाले भाग में इनका अवशोषण किया जाता है। बहुत अच्छे से समझना आप इस बात को कि जेजूनम के अंदर क्या होता है कि भाग कुंडलित होते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर क्या होता है? ये अवशोषण की क्रियाविधि सर्वाधिक होती है, जिससे कि जो पाचित भोजन है, जो पाचन हो चुका जिस भोजन का, उसका क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाता है। अगर मैं इससे अवशोषण की बात करता हूं, इसको वैसे आपके हैं नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझना कि अगर मानते हैं इसे हम आंतरिक दीवार, आपके जो जेजूनम है उसकी आंतरिक दीवार है, इस तरीके से मानते हैं, तो इस पर यूं कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बच्चों? जो इनकी सतह है अंदर की, वो अंदर की सतह कैसी होती है? कुंडलित होती है। तथा इस कुंडलित सतह के ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से रोम जैसी संरचना पाई जाती है। और इन रोम को ही हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं इन्हें हम? सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर कहते हैं। और जो ये सूक्ष्मांकुर होते हैं, यही अवशोषण की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आप खुद सोचिए, आपके सामने अगर मैं दो लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर मैंने एक तो ये लाइन खींची है, ठीक है, और एक लाइन मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं। अगर सोचिए इनमें से बड़ी लाइन कौन सी है? तो ये वाली बड़ी है ना, क्योंकि इसके अगर दोनों सिरों को पकड़ के यूं खींचा जाए तो ये बड़ी हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी ना। यानी कम स्थान में अधिक क्षेत्रफल वाली चीज रखी हुई है। तो ऐसा ही तो यहां है कि जो इसकी आंतरिक सतह है वो कैसी है? कुंडलित है। और कुंडलित होने की वजह से इसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? यहाँ पर सूक्ष्मांकुर पाए जा रहे हैं। और ये सूक्ष्मांकुर ही क्या करते हैं? जो अवशोषण है उसकी दर को बढ़ा देते हैं, और लगभग 600 गुना तक बढ़ा देते हैं इसकी अवशोषण की दर को, कि जितने ज्यादा जो कुंडलन होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे? रसांकुर होंगे, जो सूक्ष्मांकुर होंगे। और जितने सूक्ष्मांकुर होंगे उतना ही अच्छा क्या होगा?
अवशोषण होगा। तो अवशोषण सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? जेजुनम वाले भाग में होता है। किसकी वजह से होता है? तो आपको पता लग गया है किसकी वजह से? इन माइक्रोविलाइज की वजह से होता है, सूक्ष्मांकुर की वजह से होता है। समझ में आ रहा है? अब बात करें अगर शुद्रांत की, इसके लास्ट वाले भाग की, तो इससे क्या बनता है कि जिन पदार्थों का, जिन पदार्थों का कहां पर अवशोषण नहीं हो पाता है, आपके इलियम में अवशोषण नहीं हो पाता है, उन बचे हुए पदार्थों का अवशोषण जिन पदार्थों का अवशोषण जेजुनम में नहीं हो पाता है, उन पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। और ऐसे पदार्थ कौन से हैं? एक तो होते हैं आपके पित्त लवण या पित्त लवण जो साल्ट होते हैं, यानी कि आप इसको कह सकते हो बाइल साल्ट्स, प्लस जो विटामिन होते हैं आपके, इन विटामिन और जो बाइल साल्ट्स होते हैं या पित्त लवण होते हैं, इनका अवशोषण कहाँ होता है बच्चों? शुद्धांत्र में होता है, इलियम वाले भाग में होता है। तो अब आपके सामने कुछ फैक्ट आ गए हैं छोटी आंत को लेकर। क्या क्या है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझना इसे भी। क्या कह रहा हूं मैं कि आंत्र को दो भागों में बांटा गया, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं उसको आप अपने अंदर रिवाइज करते जाइए, मेरे साथ बोलते रहिए कि आंत्र को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका व्यास कम होता है, जबकि लंबाई इसकी क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है। बड़ी आंत की लंबाई कम है, लेकिन फिर भी इसे हम क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका व्यास क्या होता है? अधिक होता है। जो पाइप है एक तरीके से वो ज्यादा चौड़ा होता है। तीसरी बात कि इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। छोटी आंत को कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले ड्यूडिनम या ग्रहणी, दूसरा भाग है क्या? जेजुनम या जिसे कहते हैं हम अग्र क्षुदांत्र। ठीक है, और तीसरा जो भाग है उसे कहते हैं हम क्षुदांत्र या इलियम। ठीक है, इंग्लिश भी याद रखें, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, इस तरीके से 3 भागों में बांटा। जो सबसे पहले ग्रहणी वाला भाग है उसमें भी पाचन की क्रिया होती है, बहुत से एंजाइम उसके अंदर मिलाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसके लिए कि मैंने बताया कि यकृत से आने वाला जो पित्त रस है वो भी वहां मिलता है, और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस भी वहां आपको दिखाई देगा। समझ में आया? आगे बात करते हैं तो जो अग्र क्षुदांत्र है, जेजुनम है, यहां पर क्या होता है? अवशोषण का कार्य सर्वाधिक होता है। जो पचित भोज्य पदार्थ है उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। अब अवशोषण किस तरीके से होता है? क्योंकि यहां पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई पाई जाती है। आपको संरचना भी दिखाई है आपको अभी कि इस तरीके से कुंडलन पाया जाता है जिस पर माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो अवशोषण है उसकी दर लगभग 600 गुना अधिक हो जाती है। समझ में आ गया आपको? क्षुदांत्र या इलियम की बात करते हैं तो जिन भोज्य पदार्थों का अवशोषण आपके जेजुनम में नहीं हो पाता है, उन भोज्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? आपके इलियम वाले भाग में। तो ऐसे कौन है एग्जाम्पल के तौर पर? तो पित्त लवण तथा विटामिन, इनका अवशोषण कहाँ होता है? आपके इलियम वाले भाग में होता है। तो इसी के साथ जो छोटी आंत वाला पोर्शन है वो भी अपना खत्म होता है। एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं हम इसके आगे किसकी? बड़ी आंत्र की, यानी कि छोटी आंत तक समझ में आ गया आपको कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? इसको बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग ग्रहणी है, जिसे क्या कहते हैं? ड्यूडिनम कहते हैं। दूसरा भाग अग्र क्षुदांत्र या जिसे हम क्या कहते हैं? जेजुनम कहते हैं। और लास्ट वाला भाग है जिसे हम क्षुदांत्र या इलियम कहते हैं। अगर हम आंत्र की बात करते हैं तो इसमें सर्वाधिक पाचन होता है, अवशोषण सर्वाधिक यहाँ पाया जाता है। अवशोषण किस वजह से होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अवशोषण है वो किसकी वजह से होता है? माइक्रोविलाइज की वजह से होता है, सूक्ष्मांकुरों की वजह से होता है। अब होता क्या है कि यहाँ से जो भोजन है वो जो पचित भोजन है वो भी और जो अपचित भोजन है वो भी आगे की तरफ धकेला जाता है। किधर धकेलेंगे उसको? यानी कि छोटी आंत से निकलकर वो कहाँ जा रहा है? अब बड़ी आंत की तरफ
जा रहा है। तो अब एक आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे इसको पूरे को, मैटर को, कि किस तरीके से होगा। ध्यान से देखना, इसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये, फिर आपके कोई कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा डायग्राम है, समझने की दृष्टि से आप अगर चाहें तो इसे बना भी सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा यहां से कि किस तरीके से डायग्राम बना है और क्या बनाना चाह रहा हूं मैं। देखिए बच्चों, आपके सामने एक डायग्राम, इसमें मैंने बनाया ये बड़ी आंत्र का। देखिए छोटी आंत्र में मैंने छोटा पाइप बनाया था, यानी उसका व्यास क्या था बच्चों, कम था। इसका व्यास क्या होता है, अधिक होता है। अब अगर हम बात करें बड़ी आंत्र की, तो जैसे हमने छोटी आंत्र को 3 भागों में बांटा था, वैसे ही बड़ी आंत्र को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, बड़ी आंत्र को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। अब कौन कौन से हैं भाग, वो देखिए। सबसे पहला भाग होता है इसका, जिसे कहते हैं अंधनाल, सीकम। क्या कहते हैं बच्चों, सीकम कहते हैं इसे, ठीक है। दूसरा अध्यांत्र, इसे हम कहते हैं कोलोन, ठीक है। और जो लास्ट वाला भाग है जिसे हम कहते हैं रेक्टम, रेक्टम या मलाशय। ठीक है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, इस तरीके से 3 भागों में इसे बांटा जाता है। 3 भाग इसके बताए जाते हैं। कौन कौन से भाग हो गए अब इसके, पहला भाग है इसका अंधनाल, या जिसे हम क्या कहते हैं, सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। फिर दूसरा आता है अध्यांत्र, जिसे हम कहते हैं क्या, कोलोन। तथा तीसरा भाग है इसका मलाशय तथा रेक्टम। अब इनको समझिए। बड़ी आंत में होता क्या है बच्चों, बड़ी आंत में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो अपचित भोजन है, जो अभी तक पचा हुआ नहीं है, उस अपचित भोजन का क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन या किण्वन, क्या करते हैं, उसका किण्वन करते हैं। कौन करते हैं, वहां पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। यानी कि बड़ी आंत में कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो अपचित भोजन का क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, ताकि जो भोजन है वो अधिक से अधिक पाचित हो सके और उससे अधिक मात्रा में हमारे को पोषक तत्व मिल सके। पहली बात तो ये। इसके अलावा जो बड़ी आंत में, इसके अंदर कोई भी तरीके का पाचन नहीं होता, केवल क्या होता है, अवशोषण होता है। और सर्वाधिक मात्रा में भी किसका, जल व लवणों का अवशोषण होता है। जल व लवणों का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में यहां पाया जाता है, कि एक्स्ट्रा जो जल है उसका अवशोषण यहां पर देखा जाता है। अब इसको इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया है। समझना इसे, कि इसका जो सबसे पहला जो भाग है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, अंधनाल या सीकम वाला भाग है। और इसी अंधनाल में एक इस तरीके से अंदर की तरफ लटकी हुई एक संरचना पाई जाती है, जिसे एक नाम दिया जाता है कृमि रूपी परिशेषिका। क्या कहा है, कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है। यहां किस भाग में पाई जाती है, सीकम वाले भाग में पाई जाती है, जो कि कई बार होता क्या है, इसके अंदर इसमें अतिवृद्धि हो जाती है और जिस वजह से हमें क्या होता है, दर्द होता है, असहाय दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, जिसमें उसका ऑपरेशन करके इसे यहां से काट के अलग कर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, तो क्या है वो अपेंडिक्स। वो अपेंडिक्स क्या होती है कि आपके जो बड़ी आंत का भाग है, कौन सा, सीकम वाला भाग है, अंधनाल वाला भाग है, उस भाग में क्या पाए जाते हैं,
ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है और इसके अंदर अतिवृद्धि हो जाने की वजह से वो जो दर्द है वो हमें महसूस होता है। ऑपरेशन के थ्रू इसे यहाँ से काट के अलग कर दिया जाता है। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद में जो ये भाग चालू होता है, ये जो भाग है पूरा यहां से और यहां तक, ये पूरा जो भाग है वो किसका भाग है? इस कोलोन का, अंधनाल का। किसका भाग है बच्चों? कोलोन का भाग है। ये पूरा इतना जो घुमावदार वाला भाग है ये किसका भाग है? कोलोन का भाग है। अगर आकृति की बात करते हैं तो दिख रहा है आपको ये उल्टे यू की आकृति में है। यू जैसे होता है, यू अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन ये कैसा है? उल्टा यू है, यानी इसकी आकृति कैसी होती है? उल्टे यू के समान होती है। अब इसमें भी, इसको भी, जो ये कोलोन वाला भाग है इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब वो 4 भाग कौन कौन से देखना, आप याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। इसे याद अपने आप रह जाएगा। ये आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई ये वाला भाग है वो क्या है? कोलोन है। कोलोन में देखिए भोजन जो है, अपचित भोजन है, वो आगे की तरफ धकेला जाएगा। गति क्यों से कर रहा है? इधर कर रहा है ना, यहां से चढ़ता हुआ इधर जाएगा, फिर यूं चलता हुआ इधर से इधर, और ये मलाशय से बाहर निकल जाएगा। यही तो होगा। तो जब भोजन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, भोजन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो हम इस भुजा को क्या देंगे नाम? इसको हम कहेंगे इसकी आरोही भुजा। कौन सी भुजा बच्चों? आरोही भुजा। कहेंगे या नहीं कहेंगे? दूसरी बात, जब ये भोजन ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर चढ़ने का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ने का मतलब आरोही, ऊपर चढ़ने मतलब आरोही, आरोहण जिसे कहते हैं। तो आरोही भुजा हो जाएगी। तो जो नीचे की तरफ यहां से तो उतर रहा है ना, नीचे, तो नीचे उतर रहा है, इसलिए हम इसका नाम क्या देंगे? अवरोही। अब तक कोई दिक्कत याद करने में आई क्या? नहीं आई। आगे देखते हैं, जब 2 भुजाओं के नाम पता लग गए, तो जब भोजन यहां पर तो ना तो चढ़ रहा है और ना ही उतर रहा है, केवल आगे की तरफ जा रहा है ना, आगे की तरफ सीधा जा रहा है ना, इसलिए हम इसका नाम क्या देते हैं? अनुप्रस्थ। कौन सी भुजा? अनुप्रस्थ भुजा। कौन सी भुजा देते हैं इसे? अनुप्रस्थ भुजा कहते हैं इसे। यानी 3 भुजाओं के नाम आपको अब तक पता लग चुके हैं। और मैंने क्या बोला, कितने भुजाएं होती है इसकी? 4 भाग होते हैं इसके। 4 भाग, जिसके अंदर पहला भाग आरोही, दूसरा अनुप्रस्थ और तीसरा अवरोही। अब चौथा भाग देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए, अगर मैं इसको यूं, इसको काटकर ऐसे सामने रखूं तो ये कुछ ऐसे एस की आकृति नहीं बनती? देखिए बनती है या नहीं? बनती है ना। और एस आकृति बनने की वजह से ही इस भाग को हम क्या कहते हैं? सिग्मोइड या सिग्माकार। क्या कहते हैं? सिग्माकार या सिग्मोइड। ठीक है ना, एक ही बात है। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? सिग्मोइड या सिग्माकार। तो 4 भाग हो गए आपके कोलोन के। किसके हो गए हैं? कोलोन के। बड़ी आंत के नहीं, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सीकम, कोलोन और रेक्टम। लेकिन इस कोलोन को भी 4 भागों में बांटा गया है। किनके कौन कौन से भाग है? अब आरोही भुजा, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। इन 4 भागों में इसे डिवाइड किया जाता है। अब जो भोजन है वो यहां से होता हुआ आगे की तरफ चलता जाता है, तथा जो एक्स्ट्रा जल है, एक्स्ट्रा, उसका अवशोषण कर लिया जाता है। जो कुछ लवण है जो एक्स्ट्रा आपके चले गए हैं उनका भी अवशोषण कर लिया जाता है। और आगे जाने के बाद में इस वाले भाग में, जिसे हम क्या कहते हैं? मलाशय या रेक्टम। क्या कहते हैं इसे हम? रेक्टम या मलाशय। इस मलाशय में जाकर यह इकट्ठा हो जाता है। इस मलाशय के बाद में, इस मलाशय से आगे की अगर मैं बात करता हूं, तो इस मलाशय से जो भोजन है वो आगे की तरफ नीचे त्याग दिया जाता है, शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। और इस वाले भाग को हम कहते हैं एनस या गुदा या मलद्वार। क्या कहते हैं बच्चों? गुदा, मलद्वार या एनस, एक ही बात है। क्या कहते हैं हम इसे? मलद्वार। यानी जो अपचित भोजन है वो मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे पाचन तंत्र का एक अध्ययन किया है, जिसके अंदर अभी हमने केवल संरचनाएं देखी हैं। अभी तो हमने, ध्यान होगा आपको कि हमने आहार नाल को 2 भागों में बांटा था। सहायक, जो उसके सहायक अंग
है ना, आवश्यक अंग और सहायक ग्रंथियां। तो आवश्यक अंग ही देखे अभी हमने, अभी इसकी सहायक ग्रंथियां जिसके अंदर हमने लार ग्रंथि है, यकृत है और उसका अग्नाशय है, इन तीनों को पढ़ना बाकी है। और इसके अलावा जो पाचन की क्रियाविधि कि किस किस स्थान पर किस किस चीज का पाचन होता है, कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, लिपिड का पाचन कहाँ होता है, ये सब देखना अभी बाकी है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लग रहा है हमारे साथ जुड़ा रहना। इसके अलावा जितना हमने अब तक पढ़ लिया है उसे आप रिवाइज करेंगे। वीडियो आपने पूरी देख ली है, ठीक है, आप अपनी बुक में इसे रिवाइज करेंगे, जो भी कुछ नया पता लगता है उसे आप ऊपर ऐड करते जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको सारी बातें? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी ये खबर पहुंच जाए कि विज्ञान वहां पर पढ़ाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।